हम कर रहे हैं जी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, साथ साथ बच्चे लिखते रहेंगे। देखो अब डिसोल्यूशन होता क्या है बच्चे, ये बात समझते हैं पहले तो। डिसोल्यूशन का मतलब होता है डिसॉल्व होना, क्लोज होना, बंद होना। ठीक है जी, डिसॉल्व हो गया, बिजनेस डिसॉल्व हो गया, यानी कि बिजनेस क्लोज हो गया, शट डाउन हो गया जी। अब ये जो डिसोल्यूशन है ना, इसके नाम में यहीं पे हमें इस चैप्टर में थ्योरी भी है बहुत सारी। थ्योरी हमें जरूर समझनी है, पहले थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी समझा रहा हूँ, फिर हम प्रैक्टिकल में आगे जाते जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या समझना है जी, डिसोल्यूशन का मतलब ये तो हमें समझ आ गया, शट होना। अब हमारे पास दो तरह का डिसोल्यूशन होता है। एक होता है बच्चे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। जो हमने इससे पहले चैप्टर पढ़े, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वो क्या था, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसमें क्या था, जो मेरा पुराना बिजनेस था, पुरानी पार्टनरशिप थी, वो क्लोज हो गई थी बस। ओल्ड पार्टनरशिप क्लोज हो गई थी और न्यू पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई थी। इसमें बिजनेस शट डाउन नहीं हुआ था यहाँ पे मेरे पास। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर मतलब क्या हो गया, बिजनेस कंप्लीटली शट हो गया, दोबारा कंटिन्यूएशन में नहीं आया। डिसोल्यूशन ऑफ जो पार्टनरशिप जब हम पढ़ते हैं, इसमें हमें बुक्स क्लोज करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे हम क्या बना रहे थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे थे। इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो होता है पार्टनर्स के बीच में, वो कंटिन्यूएशन में था। कोई एक पार्टनर कोई ऐड हो गया या कोई पार्टनर चला गया, बाकी पूरा बिजनेस तो हमारा सेम चल रहा था ना। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में, पीएसआर में हम क्या बोलते थे उसको जी, एडमिशन में जो ट्रीटमेंट है वही अगले चैप्टर में ट्रीटमेंट है, वही अगले चैप्टर में ट्रीटमेंट है। बट यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में सेम ट्रीटमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बिजनेस हमारा शट डाउन हो गया। जब बिजनेस कोई शट होता है तो क्या करते हैं बच्चे, जो एसेट्स होंगे उन एसेट्स को सेल कर दिया जाएगा, और जो लायबिलिटीज होंगी, देनदारी होंगी, उनको पे कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे इससे और इससे ये एंटायरली दोनों डिफरेंट चीज हो गई। तो हमें डिसोल्यूशन ऑफ ये वाला जो चैप्टर है फर्म वाला, बहुत ध्यान से पढ़ना है। पहला जो इसमें हमारे पास थ्योरी का क्वेश्चन आता है, मैं बुक में आपको मार्क करवा देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही बुक खोलेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अपनी डीएस ग्रेवाल सर की बुक में पेज नंबर 7.2 पे जैसे चैप्टर शुरू होता है, नेक्स्ट पेज पे इस डिफरेंस को इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये जो हमने ऑलरेडी पढ़ा, यहाँ इकोनॉमिक रिलेशनशिप कॉन्टिन्यूएशन में रहता है, बिजनेस शटडाउन नहीं होता, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बिजनेस ऑफ द फर्म कम्स टू एन एंड, बिजनेस क्लोज हो गया, बुक्स क्लोज हो गई, इकोनॉमिक रिलेशनशिप खत्म हो गया। क्लियर है जी, ये हम पढ़ने वाले हैं। अगला इस चैप्टर में जो थ्योरी का क्वेश्चन आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें समझना होता है, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसको मार्क कर लेंगे बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट। डिसोल्यूशन क्यों होता है, कब कैसे होता है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे, क्लास में डिटेल में फिर बता दूंगा, अभी थोड़ा सा इसको समझते हैं जी। पहला, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, पार्टनर्स ने आपस में डिसाइड कर लिया कि जी बिजनेस शट करना है हमें। कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कंपल्सरी डिसोल्यूशन मतलब बिजनेस हमारा कुछ इलीगल हो गया, गवर्नमेंट ने बोला जी जिस चीज का आप काम कर रहे हैं, जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वो मैन्युफैक्चर करना बैन हो गया, या उस एरिया में बैन हो गया, तो हमें पूरा वाइंड अप करना पड़ेगा। सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए। डिसोल्यूशन बाय नोटिस, सब पार्टनर्स ने नोटिस दिया, फिर डिसोल्यूशन एट विल होती है कि अब बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना। कुछ भी इनमें से इवेंट हो गया, आप रीड कर लेंगे, बहुत सिंपल सिंपल सा है। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट मतलब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया जी अब आपका बिजनेस नहीं चलाना आपको। सभी पार्टनर्स कुछ इनकेपेबल हो गए हैं, या बिजनेस के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, मिसकंडक्ट कर रहे हैं, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। या फिर एक केस हमारे पास पॉसिबिलिटी बनती है, कोर्ट को लगता है जी अब आपका जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल है ही नहीं, आपने लॉस ही लॉस करना है और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अपना विजन आप शट डाउन करो, नहीं तो आप अपना भी लॉस करेंगे, बाकियों का भी लॉस करेंगे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास नोट्स है, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बाद में। अभी हम प्रैक्टिकल पे आते हैं। देखिए जी, इतनी बात क्लियर हो गई।
आगे आते हैं बच्चे, जब कभी भी कोई बिजनेस बंद होगा ना, तो हमें समझना है कि बिजनेस बंद कैसे होता है। देखो, हमने थोड़ी सी बात पढ़ी, एसेट्स को बेचा जाएगा, लायबिलिटीज की पेमेंट की जाएगी। तो यहाँ पे होता क्या है वो समझते हैं। देखो, अब सपोज एक बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं, ये अपना बिजनेस शट डाउन कर रहे हैं। इन्होंने सारी एसेट्स अपनी कलेक्ट की और एसेट्स को सेल करके इनके पास 10 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। एक सेकेंड बच्चे। हेलो, गुड इवनिंग। अरे, अरे मैं ना भूल गया, सबकी क्लास का मैंने फ़ोन कर दिया था ऑनलाइन के लिए, मुझे क्लिक ही नहीं किया आपकी भी क्लास होगी, क्योंकि पानी बहुत भरा हुआ था चारों तरफ ही। बट अंदर भी पानी भरा हुआ है। कोई आया बच्चा? अच्छा मैम, या तो मैं आपको चाबी का बताता हूँ, मैं तो क्योंकि जान के लॉक करके आ गया, तो मुझे आपका क्लिक ही नहीं किया क्लास की। हाँ, वो छुट्टी पे है। ओके ओके ओके। मैम देखो, बिल्कुल सामने ही जो घर है ना, सामने साथ वाला घर है जिसमें ब्लैक कलर का गेट लगा हुआ है छोटा सा, उसके बिल्कुल साथ वाला। हाँ हाँ, उसमें मैम चाबी होगी, उनसे आप पूछ ले लो एक बारी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, प्लीज। और आप, अंदर भी पानी भरा हुआ है, ध्यान से जाइएगा, मैंने लाइट वेट भी बंद कराया था थोड़ा सा। ऑनलाइन ऑनलाइन ले लो, बेटर ऑप्शन है मैम। थोड़ी सी बच्चों को मैसेज डाल दो कि लेट ऑनलाइन है, वो बेटर ऑप्शन है बहुत। ठीक है, ओके। देखो बच्चे, शुरू करते हैं। ए और बी ने बिजनेस अपना शट डाउन हुआ, उनका क्लोज करा, एसेट्स को सेल किया। एसेट सेल करके 10 लाख रुपीज उनके पास आए। अब बिजनेस में ना इनके पास लायबिलिटीज थी, ध्यान से समझना। एक लायबिलिटी थी क्रेडिटर, एक था ए का लोन, एक हमारे पास था मिसेज ए का लोन, कैपिटल। ये बिजनेस में कुछ हमारे पास चीजें थी, सारी लायबिलिटी साइड ही नजर आती हैं। अब ए क्या चालाकी करता है, ए अपना लोन निकाल लेता है, अपनी कैपिटल निकाल लेता है बिजनेस से, और बाकियों को कह देता है जी हमारे पास पैसा नहीं बचा, अब बिजनेस तो शट डाउन हो गया, और भाग जाता है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अब लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है जी, जब कभी भी कोई बिजनेस शट होगा, बंद होगा, तो हमें किस तरीके से पेमेंट करनी है। सबसे पहले, मैं भी सारा ये लिखवाऊंगा, आपको समझना है बस। आउटसाइड जो लायबिलिटीज है ना, उनको पे करना है। अगर पैसा बच जाएगा तो आपने कैपिटल को पे करना है। अगर पैसा बच जाएगा तो पार्टनर अपने घर ले जाएंगे प्रॉफिट की फॉर्म में। ठीक है। एक सेकंड बच्चों, वो आज बारिश के चक्कर में बार बार। हाँ जी मैम। इकोनॉमिक्स की नहीं है मैम, नहीं है, मैंने सबको मना कर दिया था। ग्रुप में मैसेज करा हुआ है, ग्रुप में मैसेज कर दिया था इसे, ग्रुप। कल होती है ना भाई, तुम कल आते ही नहीं हो, जब क्लास होती है तब तो आते नहीं हो। कल थी। कल कहाँ है कल? भैया मंडे था कल। ठीक है, हाँ, आप ऑनलाइन का मैसेज डाल दो मैम। और पलक का फोन बज रहा था, मैं भी ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ, आप उससे एक बार बात कर लो। मैंने उठाया नहीं उसका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी जी जी। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। तो अब हमें ना लॉ क्या कहता है जी, पहले आउटसाइड लायबिलिटीज को पेमेंट करनी है, फिर कैपिटल को करनी है, फिर पैसा बचेगा तो अपने घर ले जाना है। क्या मतलब हुआ? तो यहाँ पे जो पेमेंट हमें करनी थी, पेमेंट की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए थी, ध्यान से समझेंगे। ये सब हम डिटेल में पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। सबसे पहले इसको पे करना चाहिए था जी क्रेडिटर को और मिसेज ए को। क्यों? मिसेज ए पार्टनर नहीं है। देखो, ए और बी पार्टनर है, तो अगर क्वेश्चन में लिखा है मिसेज ए का लोन, ए के फ्रेंड का लोन, ए के फादर का लोन, ये वाले सारे वर्ड यूज होते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो हमें सबसे पहले उनको पे करना है, फिर पार्टनर का लोन पे करना है,
तीसरे नंबर पे कैपिटल को पे करना है। अगर मैं इसको समराइज करूं, जब कभी भी बिजनेस शटडाउन होगा तो आपको पेमेंट किस तरीके से करनी है? सबसे पहले हमें करनी है पेमेंट आउटसाइड लायबिलिटीज को। मैं दोबारा लिख देता हूं जी। सबसे पहले ये नोट कर लेंगे बच्चे, सबसे पहले पेमेंट की जाती है आउटसाइड लायबिलिटीज को, फिर पे किया जाता है पार्टनर का लोन, फिर पे की जाती है कैपिटल, और अगर पैसा बचता है तो पार्टनर अपने घर एज अ प्रॉफिट ले जाएंगे। पैसा कम पड़ेगा तो घर से ले आएंगे, बिकॉज पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ठीक है, ये जो हमने पढ़ा ये सेक्शन 48 है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 48 बोलते हैं इसको, बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 7.2 पे। ये प्रैक्टिकल में मैं साथ साथ दोबारा समझाऊंगा आपको। सेक्शन 48 क्या कहता है? पेमेंट का ऑर्डर। देखिए ये लिखा हुआ, फर्म्स एसेट्स आर रियलाइज्ड एंड अमाउंट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर: in paying outside liabilities, in paying advances and loan, in paying capital, और सरप्लस अगर कुछ बचेगा तो पार्टनर अपने घर ले जाएंगे। ठीक है, क्लियर होती है बात? अब इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। देखो, इस चैप्टर में सबसे पहले मेरे पास बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। अभी तक हम बना रहे थे रीवैल्यूएशन अकाउंट, अब हमें क्या बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है जी। रियलाइजेशन अकाउंट के बाद बनाना है पार्टनर्स लोन अकाउंट, फिर हमारा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फोर्थ नंबर पे बनेगा हमारे पास बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट हमारा मैच करेगा, बैलेंस शीट नहीं बनेगी। बैलेंस शीट क्यों नहीं बनेगी? एसेट्स हमारे पास नहीं है, लायबिलिटीज नहीं है, एसेट्स को बेच दिया गया, लायबिलिटीज की पेमेंट कर दी गई, तो हमारे पास कुछ भी बचा ही नहीं, तो बैलेंस शीट बनेगी नहीं। बैलेंस शीट की जगह बैंक अकाउंट बनेगा जो कि हमारा मैच करेगा। ठीक है, अभी जो पहला रियलाइजेशन अकाउंट है ये समझते हैं जी। रियलाइजेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, इस अकाउंट में आप एसेट्स को रियलाइज करोगे, एसेट्स को बेचोगे, लायबिलिटीज की पेमेंट करोगे। अब क्योंकि हमने पढ़ा सेक्शन 48 कहता था जी सबसे पहले आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट करो, तो आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट के लिए रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें सारी आउटसाइड लायबिलिटी लिखेंगे। पार्टनर का लोन दूसरे नंबर पे पार्टनर के लोन में जाएगा, तीसरे नंबर पे कैपिटल अकाउंट, और फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, अब एग्जाम में आपसे रियलाइजेशन की नेचर पूछ ले, तो रियलाइजेशन अकाउंट की नेचर क्या होती है? नॉमिनल। देखो, रीवैल्यूएशन, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, इन सब की नेचर क्या थी बच्चे हमारे पास? नॉमिनल। तो रियलाइजेशन की नेचर भी याद रखेंगे, नॉमिनल। और वो अकाउंट जो प्रॉफिट और लॉस की बात करता है उसकी नेचर नॉमिनल होती है। क्लियर है जी? इस चैप्टर की शुरुआत हमें कैसे करनी है? सबसे पहला रियलाइजेशन अकाउंट। कई बार एग्जाम में सिर्फ यही अकाउंट बनाने को 6 मार्क का आ जाता है, या सिर्फ जर्नल एंट्री 6 नंबर की आ जाती है। ठीक है, आई होप चैप्टर का बेसिक समझ में आ गया होगा। हमें एसेट्स को बेचना है, लायबिलिटीज की पेमेंट करनी है, पार्टनर का लोन चुकाना है, फिर कैपिटल के ऊपर आना है। ठीक है, और इसमें जो हमने पढ़ा जो सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज है उसमें एक सेक्शन लगता है, सेक्शन 48। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब बिजनेस शटडाउन हो गया, बिजनेस बंद हो गया, एसेट्स को बेच दीजिए, लायबिलिटीज की पेमेंट कर दो, ये वाला काम। ठीक है, चलिए अब मैं बच्चे इस चैप्टर के ना कुछ नोट्स लिखवाऊंगा, इस साथ साथ सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में नोट करते जाएंगे। ये जो नोट्स हैं, जो जो डिफरेंट है इस चैप्टर में, जो चीजें सेम है वो सब हम लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी स्टूडेंट साथ साथ लिखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनको आप मार्क कर लो। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे जी, ऑल एसेट्स, मैं लिख भी रहा हूँ बोल भी रहा हूँ, लिखेंगे सभी स्टूडेंट्स, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक। सारी एसेट्स कैश और बैंक छोड़ के, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश एंड बैंक आर ट्रांसफर्ड टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। हमने बोला सबसे पहला अकाउंट हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। इसकी शुरुआत कैसे होगी?
इसमें मैं एसेट्स को ट्रांसफर कर दूंगा। कौन से एसेट्स ट्रांसफर कर देंगे बच्चे? सारे एसेट्स एक्सेप्ट कैश और बैंक। कैश और बैंक क्यों छोड़ना है? अभी मैंने समझाया था उत्कर्ष कि रियलाइजेशन में आप एसेट्स को बेचेंगे। अब जब एसेट्स को बेचना है तो कैश और बैंक थोड़ी ना सेल होते हैं, ठीक है? तो इनको हमने रियलाइजेशन के डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दिया। सेकंड पॉइंट, ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज मतलब पार्टनर का लोन नहीं आएगा, पार्टनर की कैपिटल नहीं आएगी। ऑल आउटसाइड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू credit side of realization account। एसेट्स को कहाँ ट्रांसफर करा हमने? डेबिट में। लायबिलिटीज को कहाँ ट्रांसफर करा हमने? क्रेडिट में। और कौन सी लायबिलिटी लेनी है? आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, सभी को बोल रहा हूँ, लिखेंगे साथ साथ। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हमने एसेट लिख दी, लायबिलिटी लिख दी, पार्टनर का लोन की तो हमने बात की नहीं। पार्टनर का जो लोन होता है वो सेपरेटली लोन अकाउंट बनाएंगे, सेकंड नंबर पे बनेगा, वो वहां जाएगा। इसको भी हम लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो। पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन is transferred to partners loan account। पार्टनर का अगर कोई लोन है क्वेश्चन में, तो वो सेपरेटली जो हमने एक लोन अकाउंट प्रिपेयर किया होगा उस लोन अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब पार्टनर का लोन हमें रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करना। ठीक है जी। अब एसेट्स को बेचना है, एसेट्स को किस प्राइस पे बेचेंगे ये प्राइस हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। एसेट्स में मुझे ध्यान रखना है बच्चे, एसेट टेंजिबल है या इनटेंजिबल है। प्रैक्टिकल में सारे पॉइंट दोबारा कराऊंगा मैं अभी, बट ध्यान से, जितना ध्यान से थ्योरी सुन लेंगे उतना आपका ये प्रैक्टिकल अच्छा हो जाएगा। अब देखते हैं जी, इफ रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स बच्चे के कौन से होते हैं? which can be touched and seen। if realized value of tangible assets are not given, मतलब मुझे बताया नहीं कि ये एसेट्स कितने की बिकी है। कौन सी होनी चाहिए वो? टेंजिबल, लैंड, बिल्डिंग, प्लान, मशीनरी, फर्नीचर, डेटर। अगर इन सब के बारे में नहीं बताया कि वो कितने की सेल हो रही है, तो इनको हम रियलाइज कर देंगे बुक वैल्यू पे। नॉट गिवन, दे आर रियलाइज्ड एट देयर बुक वैल्यू। अगर ये नहीं बताता कि वो कितने की बिकी है, तो उनको उनकी बुक वैल्यू पे, मान लीजिए बुक्स में बिल्डिंग 10 लाख की पड़ी थी, मुझे बताया ही नहीं कि बिल्डिंग कितने की बिक रही है, तो आप उसे 10 लाख रुपए की अपने आप ही बेच देंगे। नेक्स्ट, इफ रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट इज नॉट गिवन। इनटेंजिबल कौन से होते हैं जी? विच कान बी टच्ड एंड सीन, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। अगर इनके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया गया, इफ रियलाइज वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इज नॉट गिवन, उनको जीरो अज्यूम कर लिया जाता है। देयर रियलाइज्ड वैल्यू इज टेकन नील। मान लो गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इनके बारे में बताया ही नहीं चाहिए बिक रहे हैं नहीं बिक रहे, तो इनको आप मान लेंगे नहीं बिके या जीरो प्राइस है जिनकी, इसकी कोई वर्थ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। अब लायबिलिटीज की बात करते हैं। हमने एसेट्स की बात कर ली जी, अब लायबिलिटी की बात करते हैं। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट पेमेंट ऑफ एनी आउटसाइड लायबिलिटी, if question is silent about payment of any outside liability, it will be paid
एट इट्स बुक वैल्यू। अगर किसी भी लायबिलिटी को पेमेंट के बारे में नहीं बताया कि जी हमने इस लायबिलिटी की पेमेंट की भी है या नहीं की, जैसे कि क्रेडिटर है, बैंक लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो उसको हमें पे करना जरूरी है। ठीक है जी, उसको हम पे कर देंगे, अपने आप खुद ही लायबिलिटी की पेमेंट कर देंगे, बशर्ते वो आउटसाइड लायबिलिटी होनी चाहिए, पार्टनर का लोन की बात नहीं हो रही है। फिर आते हैं जी, इन दिस चैप्टर, ये पॉइंट जरूरी नहीं है, ऑलरेडी कवर हो गया, बट स्टिल लिख पा रहा हूं। इन दिस चैप्टर गुडविल इज ट्रीटेड, गुडविल इज ट्रीटेड लाइक एनी अदर इंटेंजिबल एसेट। मतलब हमने इंटेंजिबल एसेट का रूल लिखा था कि अगर उसकी सेल वैल्यू होगी तो बेच देंगे, नहीं होगी तो नहीं बेचेंगे। बट हमें दिमाग में क्या रहता है कि हमने हर चैप्टर में पढ़ा हुआ है जी गुडविल को राइट ऑफ करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, खत्म करना है। इस चैप्टर में वैसा कुछ भी नहीं है। गुडविल को बेचने के बारे में बोला है तो बेच देंगे, नहीं तो सिर्फ रियलाइजेशन में लिखेंगे। इस चैप्टर में गुडविल को राइट ऑफ, रेज, डिस्ट्रीब्यूट, गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, वैसा कुछ काम नहीं करना। अब जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स होते हैं, ऑल एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, क्या कर दो, अभी रुक जाओ। If all accumulated profits reserve, all accumulated profits reserves are distributed in capital account, ये वाला पॉइंट हर चैप्टर की तरह सेम है। लाइक अगर मेरे पास क्वेश्चन के अंदर पी एंड एल पड़ा हुआ है, जर्नल रिजर्व पड़ा है, कंटिंजेंसी रिजर्व पड़ा है, तो वो हर चैप्टर की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। इस चैप्टर में WCR और IFR का ट्रीटमेंट अलग होता है, अभी हम उसकी बात करेंगे। इसमें मैंने IFR और WCR नहीं लिखा, ठीक है, लिख देते हैं एक्सक्लूडिंग WCR। WCR का ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होगा, कैसे, और IFR का। ये बाकी ये सारे तो हमेशा की तरह हमारे क्या हो जाएंगे जी, डिस्ट्रीब्यूट। अब डेटर्स का PDD होगा तो उसका क्या करेंगे। अच्छा, इसके साथ एक और पॉइंट लिखवा देता हूँ मैं, जैसे EPF होता है हमारे पास, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, EPF क्वेश्चन में गिवन है, बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन है, तो ये हमारी क्या होती है, पिछले चैप्टर में भी क्या थी, लाइबिलिटीज, तो इस चैप्टर में भी लाइबिलिटीज ही रहेंगी, कुछ हमें डिस्ट्रीब्यूट वगैरह नहीं करना। EPF, बैंक ओवरड्राफ्ट आर ट्रीटेड एज आउटसाइड लाइबिलिटीज। ठीक है जी, ये हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज थी, वही रहेंगी, यानी कि रियलाइजेशन में जाएंगी और इनको हमें पे करना कंपलसरी होगा। मैं धीरे धीरे लिख रहा हूँ और बोल भी रहा हूँ, आप साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है जी। अब जो डेटर्स का प्रोविजन होता है ना, उसको क्या करेंगे, तो मैं सीधा प्रोविजन लिख देता हूँ PDD। PDD की फुल फॉर्म लिखेंगे आप बच्चों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अगर डेटर के साथ मुझे PDD गिवन है, यानी कि उसका प्रोविजन गिवन है, तो PDD को आप ट्रांसफर कर देंगे। क्यों, कैसे, ये सब हम अभी करेंगे, कि क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ये सारे पॉइंट समझाऊंगा। PDD इज ट्रांसफर्ड टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। इसको रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, नो फर्दर ट्रीटमेंट। इसका और कुछ नहीं करना हमें, PDD को ट्रांसफर करना है रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, और फर्दर हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी।
अब आ जाते हैं हम, अगर कोई एसेट आप किसी लायबिलिटी को दे देते हो, इफ एनी assets is given to any liability, अगर कोई एसेट आप किसी लायबिलिटी को दे देते हो इन सेटलमेंट, नो एंट्री विल बी पास्ड। कैसे हम प्रैक्टिकल में करेंगे अभी, मतलब आपने किसी लायबिलिटी को पैसे देने थे, क्रेडिटर को पैसे देने थे, उसको बोला भाई ये स्टॉक ले जा, बिल्डिंग वाले को बोला अब लोन के बदले में बिल्डिंग ले जाओ हमारी, तो इसको दोनों को ही हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब पेमेंट की बात आएगी, ना तो बिल्डिंग को बेचने की, ना लोन को पे करने की, क्योंकि दोनों एसेट्स लायबिलिटी आपस में सेटल हो जाएंगे। ठीक है बच्चे, अगला पॉइंट अब मैं आपको डब्ल्यू का तो जब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तब लिखवाऊंगा, अभी आईएफआर का ट्रीटमेंट लिखवाता हूँ। देखो, इफ बोथ इन्वेस्टमेंट and IFR. If both investment and IFR are given in the question, if both investment and IFR are given in the question, then investment, then IFR की बात कर रहे हैं हम, then IFR is transferred, then IFR is transferred to credit side of realization account। ठीक है जी, अगर दोनों गिवन है तो आईएफआर रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, बट अगर सिर्फ आईएफआर है, इफ ओनली आईएफआर इज देयर, अगर सिर्फ आईएफआर है क्वेश्चन में, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या बोला मैंने, अगर क्वेश्चन में आईएफआर और इन्वेस्टमेंट दोनों हैं, तो हमारे पास आईएफआर रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगा और इन्वेस्टमेंट डेबिट में जैसे लिखते थे आ जाएगी। और अगर सिर्फ और सिर्फ आईएफआर है तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो में, क्योंकि यहाँ न्यू पार्टनर गेनिंग पार्टनर ये वाला सारा कोई पंगा नहीं है। ठीक है, अब हम प्रैक्टिकल करते हैं, हमने ऑलमोस्ट सारे पॉइंट डिस्कस करे, और धीरे धीरे चैप्टर में जैसे आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे, लोन की डिटेल समझनी है, डब्ल्यूसीआर की डिटेल समझनी है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिख के समझाता हूँ, इतना आई होप सबको समझ आ गया होगा।